एलजीएल रिसर्च एकेडमी में स्वागत है। इस जमीन में ऐसा क्या था कि यहाँ विद्रोह की चिंगारी भी भड़की, सत्याग्रह का शांतिपूर्ण रास्ता भी निकला और भविष्य के भारत के लिए समाजवादी क्रांति के विचार भी पनपे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई एक बेहतरीन टाइमलाइन है। तो आज हमारा काम है इन डॉट्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत होती है यूरोपियन कंपनियों के आने से। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज ये सब व्यापारी बनकर आए थे। तो ये व्यापारी से शासक बनने का सफर ये कैसे तय हुआ? स्रोत में जिक्र है कि 1632 में डचों ने और 1651 में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई। तो क्या ये सिर्फ गोदाम थे? नहीं, ये गोदाम से कहीं ज्यादा थे। इन्हें आप उस दौर के स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट कह सकते हैं। और इसका कारण एक चीज थी, शोरा यानी सॉल्टपीटर। उस जमाने में बारूद बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी और बिहार इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था। पुर्तगाली हुगली से व्यापार करते थे, लेकिन डच और अंग्रेजों ने सीधे पटना में फैक्ट्री लगाकर एक तरह से उत्पादन के केंद्र पर ही कब्जा करने की कोशिश की। ये सिर्फ व्यापार पे नियंत्रण नहीं था, ये दुनिया की सैन्य शक्ति के एक अहम स्रोत पर नियंत्रण की शुरुआत थी। अच्छा, तो शोरा उस वक्त का तेल था और बिहार के पास उसका भंडार था। लेकिन फिर भी ये तो कंपनियां थीं, कोई सेना तो नहीं। तो फिर वो कौन सा पल था जब तराजू पूरी तरह से इनके पक्ष में झुक गया? मतलब शासन की शुरुआत कहां से हुई? वो पल था 1764 का बक्सर का युद्ध और उसके ठीक बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, प्लासी का युद्ध तो एक तरह की साजिश थी, लेकिन बक्सर एक असली लड़ाई थी जिसे अंग्रेजों ने जीता। इसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास कोई चारा ही नहीं बचा। उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कंपनी कल तक व्यापार करने की इजाजत मांग रही थी, वो अब इस पूरे इलाके की मतलब मालिक बन गई थी और लोगों से लगान वसूल रही थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। आप सोचिए, रातों रात आपका शासक बदल गया। अब आपको अपना टैक्स किसी नवाब या राजा को नहीं, बल्कि एक विदेशी कंपनी के एजेंट को देना है। इसी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नींव रखी। अब उन्हें ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। वे यहीं से पैसा कमाते थे, यहीं की सेना का खर्च उठाते थे और मुनाफा भी अपने देश भेजते थे। यहीं से भारत के आर्थिक शोषण का वो दौर शुरू हुआ जिसकी हम आज भी बात करते हैं। तो जब ये नया शासन आया, तो क्या लोगों ने इसे चुपचाप मान लिया? क्योंकि आमतौर पर जब बाहर से कोई आकर व्यवस्था बदलता है तो विरोध तो होता ही है। विरोध हुआ और लगभग तुरंत शुरू हो गया। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि भारत ने ब्रिटिश राज को आसानी से स्वीकार कर लिया था। स्रोत में 3 शुरुआती जन आंदोलनों का जिक्र है और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग वजहों से हुए। ये दिखाते हैं कि अंग्रेजों की नीतियां समाज के हर तबके को कैसे चुभ रही थी। 3 अलग अलग वजहें, ये तो दिलचस्प है। बताइए इसके बारे में। पहला था नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 1800 तक मतलब लगभग 30 साल चला। ये पूरी तरह से आर्थिक शोषण के खिलाफ था। नोनिया समुदाय शौरा बनाने का काम करता था और अंग्रेज उन्हें बहुत कम कीमत पर इसे बेचने के लिए मजबूर करते थे। अच्छा। जबकि वे खुद इसे ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो ये बिचौलियों के खिलाफ एक सीधी लड़ाई थी। फिर आता है 1855-56 का संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और जंगल पर अपने हक की लड़ाई थी। और तीसरा 1899-1900 का मुंडा विद्रोह, जिसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल-गुलान यानी महान हलचल कहा गया। ये आदिवासी स्वायत्तता और बाहरी शोषण के खिलाफ एक संगठित आंदोलन था। तो आप देखिए, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरोध के ये 3 अलग अलग चेहरे थे। तो ये जो छोटे छोटे लेकिन लगातार विद्रोह हो रहे थे, नोनिया, संथाल, मुंडा, क्या हम कह सकते हैं कि ये 1857 की बड़ी क्रांति के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे? क्योंकि इसके बाद ही 1857 का जिक्र आता है और खासतौर पर जगदीशपुर के कुंवर सिंह का। बिल्कुल, ये वो चिंगारियां थीं जो सुलग रही थीं और 1857 में एक बड़ी आग में तब्दील हो गई। स्रोत बताता है कि बिहार में इसकी औपचारिक शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से हुई थी, लेकिन इसका दिल वो जगदीशपुर में धड़कता था, कुंवर सिंह की वजह से। 80 साल की उम्र में आज के जमाने में भी ये सोचना कितना मुश्किल है। कुंवर सिंह के पास ऐसी क्या प्रेरणा थी? क्या वो सिर्फ अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे या ये उससे बड़ी कोई लड़ाई थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
शुरुआत में प्रेरणा अपनी जमींदारी और सम्मान को बचाने की ही रही होगी, जिसे अंग्रेजों ने छीनने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार जब वो इस लड़ाई में कूदे तो ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई। वो इसके सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक बनकर उभरे। 80 की उम्र में उन्होंने दानापुर, आरा से लेकर रीवा, बांदा और कानपुर तक अंग्रेजों को चुनौती दी। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने ब्रिटिश सेना को महीनों तक उलझाए रखा। वो बिहार में 1857 के विद्रोह का चेहरा बन गए और उनकी कहानी आज भी लोकगीतों में जिंदा है। 1857 की आग तो बुझा दी गई, लेकिन शायद राष्ट्रवाद की एक नई भावना पैदा हो गई। इसके बाद बिहार की कहानी एक नया मोड़ लेती है, अपनी पहचान बनाने का मोड़। बंगाल से अलग होकर एक राज्य बनना, ये सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचना तो नहीं रहा होगा। इसका लोगों की पहचान, उनकी भाषा, उनके भविष्य के लिए क्या मतलब था? ये बहुत बड़ी बात थी। सदियों तक बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा था, लेकिन ब्रिटिश राज में उसे बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बना दिया गया था। इससे उसकी अपनी पहचान कहीं खोसी रही थी। स्रोत इसका श्रेय दो लोगों को देता है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। उन्होंने पत्रकारिता के जरिए एक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने तर्क दिया कि बिहार की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी जरूरतें हैं, जो बंगाल के साथ रहकर पूरी नहीं हो सकती। तो ये एक तरह का बौद्धिक आंदोलन था, है ना? हथियारों से नहीं, बल्कि कलम और तर्कों से लड़ा गया। बिल्कुल, और इसका नतीजा भी मिला। सालों की मेहनत के बाद 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल से अलग बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की, और 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उस वक्त उड़ीसा भी शामिल था, एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसीलिए आज भी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये बिहार के आत्मसम्मान और पहचान की एक बड़ी जीत थी। और जैसे ही बिहार को अपनी अलग पहचान मिलती है, भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जो सब कुछ बदल देता है, महात्मा गांधी। और दिलचस्प बात यह है कि गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयोग बिहार की धरती पर ही हुआ, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, चंपारण 1917 भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसने पूरे देश को संघर्ष का एक नया तरीका सिखाया। इसकी जड़ में थी तिनकठिया प्रथा। इसका मतलब था कि किसानों को अपनी जमीन के हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, वो भी अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा तय की गई बेहद कम कीमतों पर। यह दशकों से चल रहा एक भयानक शोषण था। तो इस शोषण के बारे में गांधी जी को पता कैसे चला? एक आम किसान की वजह से, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो खुद इस प्रथा से पीड़ित थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। गांधी जी उस वक्त बहुत व्यस्त थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने हार नहीं मानी। वो महीनों तक गांधी जी के पीछे पीछे कलकत्ता से लेकर हर जगह गए, जब तक गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी नहीं हो गए। ये एक अकेले आदमी के जुनून की कहानी है। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या वाकई एक व्यक्ति के आने से, एक आंदोलन से सालों से चल रही शोषण की ये प्रथा खत्म हो गई? क्या बागान मालिकों ने इतनी आसानी से हार मान ली? नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो अंग्रेज प्रशासन ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने इनकार कर दिया और कहा कि वो सजा भुगतने को तैयार हैं। ये भारत में पहली बार था कि किसी ने इस तरह ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी। उनके इस कदम से सरकार घबरा गई। उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश वापस लेना पड़ा। इसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे वकीलों के साथ मिलकर हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। सबूत इतने मजबूत थे कि सरकार को चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनानी पड़ी, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। अंत में कमेटी की सिफारिश पर तिनकठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और किसानों से वसूले गए अवैध पैसे का 25% हिस्सा वापस भी किया गया। ये सिर्फ आर्थिक जीत नहीं थी, ये किसानों के डर पर जीत थी। ये ऊर्जा आगे के आंदोलनों में भी बनी रही, जैसे असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? बिल्कुल बनी रही, बल्कि बिहार इन आंदोलनों का एक गढ़ बन गया। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने पटना में अपनी जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की, जो सालों तक स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्यालय बना रहा। उन्होंने द मदरलैंड नाम से अखबार भी निकाला ताकि राष्ट्र चेतना फैलाई जा सके। और इसी दौरान गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब 1930 का नमक सत्याग्रह, उसमें बिहार ने कैसे हिस्सा लिया?
बिहार में तो समुद्र है ही नहीं। नहीं तो बिहार की खासियत थी। जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा तो बिहार के लोगों ने इसका एक अनोखा तरीका निकाला। चंपारण और सारण जैसे जिलों में लोगों ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सांकेतिक रूप से कानून तोड़ा। लेकिन यहां आंदोलन का सबसे मजबूत रूप था चौकीदारी टैक्स का बहिष्कार। लोगों ने गांव की सुरक्षा के लिए लगाए गए इस सरकारी टैक्स को देने से इनकार कर दिया था। ये सविनय अवज्ञा का एक बहुत ही असरदार और जमीनी तरीका था जिसने प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। तो हम देख रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये भी बहस चल रही थी कि आजाद भारत कैसा होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है समाजवाद। जयप्रकाश नारायण का नाम तो हम सबने सुना है। इस विचार की शुरुआत बिहार में कैसे हुई? ये एक बहुत अहम मोड़ है। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे एक युवा तेजस्वी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। ये दिखाता है कि बिहार में स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं थी। यहाँ के नेता किसानों, मजदूरों और गरीबों की आर्थिक आज़ादी की भी बात कर रहे थे। ये कांग्रेस के अंदर ही एक वामपंथी विचारधारा का उदय था। और इसी दौर में पहली बार प्रांतीय सरकारों के चुनाव भी हुए, 1937 के चुनाव। बिहार में इसका क्या नतीजा रहा? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए इन चुनावों में कांग्रेस ने बिहार में भारी जीत हासिल की और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। ये स्वशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार भारतीय नेताओं के हाथ में सीमित ही सही पर प्रशासनिक शक्ति आई। उन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने और कैदियों की रिहाई जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अंतिम लड़ाई भी कहा जाता है। बिहार में इसकी क्या खास पहचान बनी? बिहार में ये आंदोलन जितना शांतिपूर्ण था उतना ही क्रांतिकारी भी। स्रोत दो घटनाओं पर खास जोर देता है जो इसकी तीव्रता को दिखाती हैं। पहली घटना है 11 अगस्त 1942 का पटना सचिवालय गोलीकांड। कुछ निहत्थे छात्र सचिवालय की इमारत पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। पटना के जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 छात्र वहीं शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे बिहार में आग लगा दी। ये बलिदान का प्रतीक बन गया। और दूसरी घटना जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता से जुड़ी है। ये क्या था? ये इस आंदोलन का दूसरा क्रांतिकारी चेहरा था। जेपी को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन दीपावली की रात वो अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। वो सीधे नेपाल के तराई के जंगलों में पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद दस्ता नाम का एक गुरिल्ला संगठन बनाया। इस दस्ते का काम था ब्रिटिश शासन की कमर तोड़ना। वे छापामार युद्ध करते थे, टेलीफोन की लाइनें काट देते थे, रेलवे ट्रैक उड़ा देते थे ताकि अंग्रेजों का संचार और परिवहन ठप हो जाए। ये गांधीवादी अहिंसा के साथ साथ चल रहा एक समानांतर सशस्त्र संघर्ष था। तो जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, शोरा के व्यापार से शुरू हुई कहानी, आदिवासी विद्रोह, कुंवर सिंह की वीरता, एक अलग राज्य का बनना, गांधी का सत्याग्रह, समाजवाद का उदय और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन की शहादत और क्रांति, तो बिहार की कहानी में कितने अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। बिल्कुल। स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि बिहार सिर्फ आंदोलनों का एक भौगोलिक केंद्र नहीं था, यह एक वैचारिक प्रयोगशाला था। चंपारण ने पूरे देश को सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, समाजवादियों ने आर्थिक न्याय की बहस छेड़ी और यहाँ के नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया। चाहे वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हों या बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, इन सब ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी। और ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। बिहार के इतिहास में जन आंदोलनों और जमीनी स्तर के नेतृत्व की जो गहरी परंपरा दिखती है, क्या उसकी प्रतिध्वनि आज भी बिहार की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में सुनाई देती है?